हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू अनसरकारी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को वैल्यू दी जाए। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस ना सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन में आने की बात करते हैं, बल्कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। साथ में इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, उसके अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी अंडरस्टैंडिंग का रोल है। आईआर के कुछ क्वेश्चंस को भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज अ सीरीज जहां पर हमने क्रिटिकल अप्रोच से काम किया, हमने ऑब्जेक्टिविटी को आगे रखा और रोट लर्निंग और एम्बिगुअस आइडियाज को हमने साइडलाइन कर दिया। सो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, यू आर सपोज टू राइट योर ओन नोट्स, यू आर सपोज टू मेक योर ओन अंडरस्टैंडिंग। और यदि उसके बाद भी आपको लगता है कि यू आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन आवर कोर्सेज। सो हम बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज। यानी आज तो आप मॉडर्न टाइम्स को एक जनरल टर्म्स में लेते हैं, बट देन हाउ एक्चुअली इन द 15th सेंचुरी मॉडर्निटी को आप यूरोप के साथ लिंक करते हैं। क्या उससे पहले कुछ मॉडर्न नहीं था? अगर ऐसे ही एक क्वेश्चन उठता है, क्या एंशिएंट इंडिया मॉडर्न नहीं था क्या? मैं आपको एक बेसिक थॉट बता देता हूं कि एंशिएंट इंडिया अपने आप में मॉडर्न था, लेकिन वो वैसे मॉडर्न नहीं था जिस मॉडर्निटी की बात 15th सेंचुरी में वर्ल्ड हिस्ट्री करना शुरू कर दिया या यूरोप करना शुरू करता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यानी फ्यूडल सिस्टम था, और फ्यूडल सिस्टम क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। लेकिन जब फ्यूडल सिस्टम टूट रहा है, सिस्टम टूट रहा है, तो क्या वो कोई साइंटिफिक सिस्टम है या कोई सोशल सिस्टम है या टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है या मिलिट्री सिस्टम है? आई थिंक वो सबका कॉम्बिनेशन है। वो टूटेगा धीरे धीरे, तो उसके साथ में रेनेसां, यानी जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कमिंग ऑफ मॉडर्न आइडियाज, इनलाइटनमेंट, वो भी साथ में आएगा। ह्यूमनिज्म इसका एक अदर एस्पेक्ट है जिस पे चर्चा होगी। यानी ह्यूमन इज इन द सेंटर ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस। अब इन सबके सेंटर में यदि ह्यूमन होगा, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिलीजियस डॉगमास हैं, रिलीजियस आइडियाज हैं, रिलीजियस बिलीव्स हैं, कल्चरल बिलीव्स हैं, उनको क्वेश्चन किया जाएगा। इसीलिए उसको रिफॉर्मेशन कहा गया। अगर ये सब होगा तो नए नेशन स्टेट बनेंगे। जब नेशन स्टेट बनता है तो उसको चाहिए पावर, और पावर आएगी एक्सप्लोरेशन से, डिस्कवरी से और ट्रेड से। तो दो जो बातें मैंने नहीं बोली, कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म, ये भी मॉडर्न वर्ल्ड की ही देन है, ऐसा आप समझ लीजिए। अब डार्क एजेस की जब हम यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो क्या कोई टाइम पीरियड फिक्स था? ऐसा नहीं है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन, यानी वेस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको हम कहते हैं, जिसके बहुत गहरे और बहुत ही कंटिन्यूस ताल्लुकात एंशिएंट इंडिया के साथ थे, ना सिर्फ ट्रेड और कॉमर्स में, बल्कि इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑल्सो। यानी इंडिया में अगर गोल्ड फ्लो हो रहा था तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर के ट्रेड की वजह से हो रहा था। उसकी एक इंपॉर्टेंट साइट अगर मैं नाम आपको बताऊं, उसका नाम है अरिके मेडू। अरिके मेडू कहाँ है ये आप गूगल करके पता लगाइए, और उस साइट की आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या इंपॉर्टेंस है, दैट ऑल्सो यू मस्ट ट्राई टू डू। सो द क्वेश्चन अराइजेज, वेस्टर्न रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेट होने से या उसके डूबने के बाद जो इकोनॉमिक, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन जो होता है, उसको कहा जाता है यूरोप में डार्क एज। और ऐसा चल रहा है 500 एडी से 1500 एडी तक। 500 एडी से 1500 एडी तक, यानी गुप्ता पीरियड इंडिया में आएगा, उसके बाद पेनिनसुलर में आपका चोलास है, और उसके बाद सल्तनत पीरियड, और उसके बाद मुगल पीरियड आता है, उसके विजयनगर एम्पायर है। यानी इस सारे टाइम पीरियड में यूरोप एक डार्क एज में है, फिर भी यूरोप अपने आप को सुपीरियर सिविलाइजेशन कहता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये हमें समझना है। इवन पेट्रार्क, इटालियन स्कॉलर, उन्होंने कहा कि भाई यूरोप में इग्नोरेंस और एरर जो डार्क पीरियड में है, वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से दूर होगा जब आप मॉडर्निटी की बात करते हैं। सो द डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जिस जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, यानी कि बड़े बड़े राज्य की जगह छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे ग्रुप्स बढ़ जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक स्टैग्नेशन होगा, यानी नई एडवांसमेंट की बात नहीं होगी, और साथ में इग्नोरेंस है, हेल्थ भी क्वेश्चन में आएगी, प्लेग और बाकी डिजीज भी आएगी। तो आज का यूरोप जो अपने आप में बहुत शालीन मानता है,
आज का वेस्टर्न वर्ल्ड शालीन मानता है कि सारी बीमारियां डेवलपिंग कंट्रीज में, सारी बीमारियां अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यहाँ है। वो क्यों है ऐसा? शायद एक समय पे हम लोग ज्यादा सुपीरियर थे, हम लोग ज्यादा सस्टेनेबल थे, लेकिन मॉडर्न एज के यूरोप में शुरू होने के बाद ऐसा नहीं रहा, हम पिछड़ गए। आखिर क्यों? सोचिए और मुझे लिख कर डालिए, और दो जो लोग हमारे कोर्सेज का पार्ट है वो आंसर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एज, तो क्या किसी डेट पे बिगन हुआ? ऐसा नहीं है। इट इज ए फेज, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस। सो सिग्निफिकेंट कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस जो यूरोप में 14th सेंचुरी से शुरू होंगे और वो स्टेबलाइज होंगे 17th सेंचुरी तक, उसको हमने रेनेसां और रिफॉर्मेशन मूवमेंट से कैरेक्टराइज किया। क्योंकि यूरोप के साथ साथ पूरे वर्ल्ड पर इसका इंपैक्ट आएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, इसीलिए हमने इसको मॉडर्निटी से जोड़ा। लेकिन जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा, क्या एंशियंट इंडिया में मॉडर्निटी नहीं थी? मॉडर्निटी आखिर कोई कॉन्टेक्चुअल एलिमेंट है कि मॉडर्निटी एक स्टैटिक एलिमेंट है? डिबेट कीजिए, सोचिए। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पर क्या हो रहा है। बहुत सारे मेजर इवेंट्स होंगे और वो इवेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड को चेंज कर देंगे फॉर एवर फंडामेंटली। जैसे द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपोल 1453 में। कॉन्स्टेंटाइनोपोल का फॉल होने के साथ साथ आप कहिए कि एक नए युग का आरंभ होता है। यानी टर्क्स के पास पावर होगी, वो अपने आप को अरब अरब वर्ल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो अपने आप को वो आगे बढ़ाते हैं। और साथ साथ में इधर अगर एशिया में बात करें तो इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये अपने आप में अभी भी आगे हैं। लेकिन यूरोप में साइंटिफिक एडवांसमेंट और डेवलपमेंट जैसे अगर बात करें तो गुटनबर्ग्स मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस, अगेन आइडिया, टाइप प्रिंटिंग प्रेस, कंप्लीशन ऑफ रिकॉन्क्विस्टा और क्रिस्टोफर कोलंबस का वॉयज टू अमेरिका 1492। यानी कुछ ऐसा फंडामेंटली जो पहले कभी नहीं हुआ। और एक और एग्जांपल यहां पर है रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर की थीसिस, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो चर्च के एलिमेंट्स है उसको चैलेंज किया। तो अब सोसाइटी जो ऑलरेडी बहुत एक्सप्लॉइटेड है, ऑलरेडी बहुत डिमोरलाइज्ड है, जहां पर फ्यूडल सिस्टम सेंटर में है, वो अब अपने आप में चैलेंज्ड होगी। क्योंकि ये सारी चीजें जो बात हो रही हैं वो सारी चीजें मोनार्की की एब्सोल्यूट पावर को क्वेश्चन करेंगे, डिवाइन राइट ऑफ किंग्स को क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा रेडिकल है। कोशिश शायद पहले भी हुई लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन अब सक्सेसफुल होगा बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। फ्यूडलिज्म आखिर है क्या? फ्यूड फ्यूड यहां पर फ्यूडलिज्म है, दैट इज द कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड सिस्टम। यानी कि द लैंड इज देयर एंड इट्स ओनरशिप इज देयर विद द पर्सन, और ओनरशिप और ड्यूटीज आपस में जुड़ी हुई हैं। अब फ्यूडलिज्म में यदि राजा है, उसके पास पूरा का पूरा लैंड है, लेकिन वो सिर्फ सिंबॉलिकली उसके नाम पर है, उनके अंडर में बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे और वो फ्यूडल लॉर्ड सिंबॉलिकली राजा के नाम पर रूल करेंगे, लेकिन हर एक की अपनी आर्मी होगी और जरूरत पड़ने पर राजा को सपोर्ट करेंगे और जरूरत पड़ने पर रेबल भी कर सकते हैं। सो बिकॉज देर इज नो सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी, इसीलिए रूल ऑफ लॉ, टैक्सेस या फिर सिविलाइज्ड बिहेवियर की चर्चा कम होगी। इसका मतलब यह है कि अराजकता ज्यादा फैलेगी, यानी डिसइंटीग्रेशन इनटू मेनी स्मॉल एंड बिग किंगडम्स। इसी कॉन्सेप्ट को आप लैंड से अगर मिलिट्री पे जोड़ेंगे तो मिलिट्री फ्यूडलिज्म हो जाएगा। तो यानी लोकल लॉर्ड्स दे आर कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ लोकल प्लेसेस, बट देर इज नो क्लैरिटी कि रूल ऑफ लॉ है, देर इज नो क्लैरिटी कि सही क्या है गलत क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, डिटेल में आप गूगल करके देख लीजिए। जैसे ब्लैक डेथ, यानी बहुत सारे लोग जब मरेंगे डिजीज से और पॉवर्टी और इन सब चीजों के कारण, वो एक इंपैक्ट होगा। 100 years वॉर, ये दूसरा इंपैक्ट। पॉलिटिकल चेंजेस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सोशल अनरेस्ट फ्यूडलिज्म के कारण हो रहा है। लिबरेशन ऑफ सर्फ्स, यानी सर्फ यानी कि वो बंधुआ मजदूर जिसकी कोई जिंदगी नहीं है।
और वो मेजॉरिटी में होगा। अभी कोई फैक्ट्रीज नहीं है, अभी कोई किसी तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, आप सोचिए कैसा जीवन होगा। होली वॉर्स, यानी मेरा धर्म सबसे बड़ा, उसके लिए ब्लडशेड होगा। लैंड बेस्ड इकोनॉमी अब चेंज होने जाएगी मनी बेस्ड इकोनॉमी में, और पेजेंट रिवोल्ट्स इनका भी होना लाजमी है, एंड राइट्स ऑफ लॉर्ड्स ओवर लेबर ये थोड़े कम होते चले जाएंगे। तो ये बेसिक बड़े बड़े फैक्टर मैंने चर्चा की, ये आने वाले 100-200 साल तक चलते रहेंगे। सो एट द टॉप इज किंग, उसके नीचे जैसा मैंने कहा फीफ है और पेजेंट्स हैं, लॉर्ड और वेसल्स होंगे जो राजा को मिलिट्री एड भी देंगे। उसके नीचे नाइट्स होंगे, और वो भी वेसल को और आगे किंग को ना सिर्फ होमेज देंगे बल्कि मिलिट्री सर्विस भी देंगे, क्योंकि जो नाइट्स हैं वो शेल्टर, प्रोटेक्शन और फूड के लिए वेसल पर जिम्मेदार हैं, यानी वहां से वो अपनी पावर ड्रॉ कर रहे हैं। और इसी तरह से नीचे आ गए पेजेंट्स और सर्फ, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, वो रेंट भी पे करेंगे, शेल्टर भी उनको जो है नाइट्स की वजह से मिलेगी, और जो भी लैंड पे उगाया जाएगा, जो भी फार्म में होगा, वो उसके लिए वो ऊपर दे देंगे, बचा कुचा फूड अपने पास रख लेंगे। यानी कॉलोनियलिज्म जब भारत में आता है तो उसके अंदर फ्यूडलिज्म तो इनहेरेंट है। यानी अंग्रेज मॉडर्निटी के नाम के ऊपर हमें और बैकवर्ड और हमें स्टेगनेट करते चले गए। द बिगेस्ट फ्रॉड एंड स्कैम एंड इनह्यूमेन थिंग विच एवर एवर हैपेंड। तो अगर हम देखें यही चीज रिलीजियस पर्सपेक्टिव से, तो सबसे ऊपर माना गया चर्च, जो कह देगा वो सच है। चर्च इज गोइंग टू से कि सन इज नॉट इन द सेंटर, अर्थ इज इन द सेंटर, तो वो मान लिया जाएगा। तो जियोसेंट्रिक हीलियोसेंट्रिक थ्योरी की बात है ये, जिसकी बात आपने सुनी भी होगी। मोनार्क सबसे टॉप पे, फिर नोबल्स, नाइट्स एंड वेसल्स, और हालत खराब होती चली जाएगी मर्चेंट्स, फार्मर्स और क्राफ्ट्समैन, क्योंकि सारा टैक्सेशन और सारा बोझ इन्हीं के ऊपर है, और खून चूसा जाएगा पेजेंट्स और सर्व्स का। फॉरगेट अबाउट वुमेन राइट्स, फॉरगेट अबाउट एनी काइंड ऑफ मॉडर्निटी, फॉरगेट अबाउट फ्यूचर में क्या होगा। दिस वाज द काइंड ऑफ ढर्रा जिस मॉडर्निटी की हम अभी बात कर रहे हैं कि जो आने वाली है। सो मॉडर्न ईरा, जिसके लिए दो वर्ड है, रेनेसां और रिफॉर्मेशन, यानी कि इंटेलेक्चुअल अपहेवल्स आएंगी, जागरूकता आएगी, अपने आप में चैलेंज किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा। ये सारी चीजें एक साथ चल रही है, इसीलिए इन फ्रेंच द टर्म रेनेसा मींस रीबर्थ, जिससे आप इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक चेंजेस की बात करते हैं। तो स्टडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर, यानी एंशिएंट रोमन और एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर, फिलोसफर्स के आइडियाज को पढ़ा जाएगा, उन पर क्वेश्चन किया जाएगा। नेशन स्टेट बनने लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर एक मजबूत राष्ट्र को बनाएंगी। मॉडर्न साइंसेस, इन्वेंशंस ऑफ मूविंग लेटर्स, गन पाउडर, गन पाउडर यहां नहीं, गन पाउडर तो चाइना से आ रहा है, कंपास, डिस्कवरी ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स, और प्राइमरी कैपिटलिज्म, ये धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा। यानी कि फ्यूडलिज्म का जो डिक्लाइन है वो ग्रोथ ऑफ ट्रेड के साथ साथ हो रहा है। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज भी उसमें एलिमेंट डाल रही हैं, और इमरजेंस ऑफ साइंसेस भी डाल रही है। और इन सबके सेंटर में क्या है? इन सबके सेंटर में है ह्यूमनिज्म, यानी मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इंसान, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। न्यू थिंकिंग इन आर्ट, आर्किटेक्चर, पॉलिटिक्स, साइंस, लिटरेचर, इसी को मॉडर्निटी कहा गया है। स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग बाय जॉनस गुटनबर्ग फ्रॉम मेंस इन यूरोप इन द 15th सेंचुरी, तो आप देखिए ओनली आइडियाज। ब्रिटिश ने भी इंडिया में सेंसरशिप ऑफ प्रेस और लिटरेचर को दबाने में और आइडियाज को प्रमोट ना कर सकें, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स? डू राइट बैक टू मी। रेनेसा, जब हम बात करते हैं तो 1455 में जोनास गुटेनबर्ग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्स्ट कंप्लीट बाइबल विद द मूवेबल टाइप प्रेस, मैंने बोला। प्रिंटेड बुक्स वर मच इजियर एंड चीपर टू प्रोड्यूस, दे बिकेम मोर पॉपुलर, पीपल लर्न टू रीड एंड राइट, एंड दे वर गोइंग टू क्वेश्चन व्हाट इज हैपनिंग। सो जैन वाक इक, he portrayed townspeople and religious scenes in realistic details, यानी जो हो रहा है। थिंक अबाउट व्हेन द यूरोपियंस आर कमिंग टू इंडिया, यूरोपियन स्कूल, मतलब कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं डच पेंटर्स की बात करूं, फ्रेंच आर्टिस्ट की बात करूं, तो उन्होंने यही किया, लेकिन अपने फायदे के लिए। पीटर ब्रूगल, ही यूज वाइब्रेंट कलर्स टू पोर्ट्रे द सीन्स ऑफ पेजेंट डेली लाइफ, उसमें भी इंटरेस्ट लिया जाने लगा। अल्ब्रच ड्यूरर अप्लाइड पेंटिंग टेक्निक्स टू वुड कट्स एंड एनग्रेविंग्स। सर थॉमस मूरे का यूटोपिया, जहां पर लोग पीस और हार्मनी में रहते हैं, लेकिन उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो यानी क्वेश्चन उठ रहे हैं। यानी अब
आप क्यों भाग रहे हैं जिंदगी में, उस पर क्वेश्चन किया जा रहा है. सो ह्यूमनिस्ट आर स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट दैट क्लासिकल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन रिलीजियस, और मोरल रिफॉर्म्स भी चाहिए. एरास्मस इज फोकसिंग अपॉन ह्यूमनिज्म, और वो कह रहे हैं कि बाइबल को वर्नाकुलर में भी छापा जाए और बाइबल के गुड आइडियाज को प्रमोट किया जाए. शेक्सपियर इज ऑल्सो expressing universal themes. He is not talking about the local themes, he is talking about the whole world. So universal themes जो कि इंडिविजुअल को एक्सप्लोर करते थे. यू थिंक अबाउट हैमलेट, यू थिंक अबाउट जो शेक्सपियर के, आज तक हम उनके वर्ड्स को बोलते हैं, लेकिन क्या इंडिया में ऐसा पहले हो चुका है? इंडिया में तो गोल्डन पीरियड था, कालिदास थे. इंडिया में अशोकन टाइम पीरियड की हम बात करते हैं, चोलास के ग्रेट टेम्पल्स हैं, चोलास का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है. यानी मॉडर्निटी अगर उस पर्सपेक्टिव से कही जाए तो इंडिया में पहले आ चुकी थी अकॉर्डिंग टू आवर सिविलाइज्ड आइडियाज. लेकिन ये सारी चीजें इस पर्सपेक्टिव से, जिसमें कोई भी सांस्कृतिक डेप्थ नहीं है, क्योंकि इनके पास पीछे देखने को नहीं था. हमारा जबकि एक कंटिन्यूस था कि हम बिंदी भी क्यों लगाते हैं, हम योगा भी क्यों करते हैं, हम पीपल को जल भी क्यों देते हैं, वो सारे आइडियाज डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन वो इक्वली रेशनल है. अब इम्पैक्ट क्या होगा? द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी देयर, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी थी वो ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बटी हुई थी. शिज्म, जैसे बुद्धिज्म में शिज्म कहते हैं, हिंदुइज्म में हमने कहा अलग अलग सेक्ट थे, यहाँ पर भी ऐसा ही था. तो इससे क्या होता था? सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती थी. अब जब रिलीजियस अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज होती चली गई, पावर कम होती चली गई, इससे नेशनल आइडेंटिटीज बढ़ती चली गई. लेकिन ये भी ग्रेजुअल है. इंग्लैंड में आप देखिए डेमोक्रेसी की रूट्स कितनी पीछे जाती हैं, लेकिन हमारे में तो एशियन इंडिया में चली जाती हैं. बुद्धिस्ट काउंसिल्स में यहाँ तक कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे. एंशियंट इंडिया में रिपब्लिक्स थे, जो मॉडर्निटी के हिसाब से ब्रिटिश कहता है कि हमने 12th-13th सेंचुरी के बाद और फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद और अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद लेके आए. तो ये समझने के विषय हैं. ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म, द फोकस ऑन पर्सनल फेथ एंड स्क्रिप्चर इंटरप्रिटेशन फ्यूल्ड द राइज ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज. यानी आप कैसे सोचते हैं? भगवान है, लेकिन भगवान अंधविश्वास को नहीं मानता. सुपरस्टिशन की जगह आप उसके कर्म पर फोकस करने की बात की. गीता में ऑलरेडी ऐसा कहा गया है. रेजोनेंस विद डीकोलोनाइजेशन. So the Reformation's challenge to central religious authority, it is paralleling the struggle against colonial powers during decolonization. यानी कॉलोनाइजेशन को बढ़ाने वाले कौन? यूरोपियंस. और डीकोलोनाइजेशन के लिए फाइट किसको करना था? डेवलपिंग कंट्रीज को. इससे ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में चेंज तो आएगा. तो आप देखिए कि कैसे यूरोप एक रोमन कैथोलिक हब था. कैथोलिक हैं, लुथेरियन हैं, कैल्विनिस्ट हैं, एंजेलिकन हैं, बोहेमियन हैं, एनाबैप्टिस्ट हैं, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और इस्लामिक. तो ये जो डाइवर्सिटी है, जो रिलीजियस डिविजन्स है यूरोप के, ये डिविजन्स उनको फायदा तो पहले करते थे, लेकिन जब मॉडर्निटी आती है तो उसके बाद ये अब साइडलाइन होगा. तो आपको नाम ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ की फीचर्स समझने हैं, आपको की वर्ड्स आपके आंसर में लेके आने हैं, और आपके आंसर में एक सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए. अगर मैं रिफॉर्मेशन की बात करूं तो रिफॉर्मेशन वाज द 16th सेंचुरी रिलीजियस मूवमेंट, जिससे प्रोटेस्टेंट चर्चेस की शुरुआत होती है. और प्रोटेस्टेंट यानी प्रोटेस्ट है इसके वर्ड में. काउंटर रिफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज कैथोलिक रिफॉर्मेशन, यानी कैथोलिसिज्म अपने आप को रिफॉर्म करने की बात करेगा. कैथोलिसिज्म अपने बैड आइडियाज को छोड़कर और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के अगेंस्ट अपने कोर आइडियाज को रखने के लिए बात करेगा. कोर आइडियाज में है क्या? कोर आइडियाज में वही है कि आप क्रिश्चियनिटी के जो मोरल वैल्यूज हैं, जो कोर एथिकल प्रैक्टिसेस हैं, उनको कैसे देखते हैं. उसके पीछे भी इकोनॉमिक हाई हैंडेडनेस है. कुछ ग्रुप्स चाहेंगे कि सिर्फ हमारी सुनी जाए, इसीलिए दूसरा ग्रुप जो मार्जिनलाइज्ड है वो अपनी टीचिंग्स को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, और कोर में क्रिश्चियनिटी ही रहेगी. सो यूरोप में जब रिलीजन्स के नाम पे वॉर होंगे, तब ये चीजों की चर्निंग होती रहेगी. जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल है, इंडेक्स लिब्रोरम प्रोहिबिट्रम वाज अ लिस्ट ऑफ बुक्स दैट वर बैंड बाय कैथोलिक चर्च. कि भाई ये तो पढ़नी ही नहीं है, ये आप नहीं छाप सकते, क्योंकि इससे हमारा दबदबा कम होता है. सो फेमस रिफॉर्मर जैसे जॉन कैल्विन, इसके नाम पे कैल्विनिस्ट हो गए. हुलरिच ज़िविंगली स्विट्जरलैंड में थे. जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड में थे. एक आध नाम आप याद कर लीजिए. रिफॉर्मर्स पोप अथॉरिटी को रिजेक्ट करते हैं और उनकी प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन मार्क करते हैं. प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाएगी. बाइबल जो अब तक लैटिन में थी वो वर्नाकुलर में भी आ जाएगी, यानी बाकी भाषाओं में भी आएगी. उससे जो है लोगों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. यानी हमारे यहाँ जब हम भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, हमारे यहाँ जब हम सेंट्स के रोल की बात करते हैं, इतनी डाइवर्सिटी की बात करते हैं, उतनी डाइवर्सिटी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती. So ideology of Reformation was that Bible was the only authority for all method. That is very true. Everybody has to have faith in Lord Jesus. लेकिन उनके teachings पे interpretation के ऊपर ये अपने आप में विवाद है, इसलिए अलग अलग ग्रुप्स हो जाएंगे.
सो किंग हेनरी एट ऑफ इंग्लैंड इनिशियली अपोज्ड लूथर्स आइडियाज, लेकिन बाद में इंग्लैंड में भी रिफॉर्मेशन आएगा। सो मार्टिन लूथर की किताब 95 थीसिस, लोगों पे फर्क पड़ेगा, लोग उसको समझ पाएंगे, और जो चर्चिस के जो अब्यूज हैं, चर्चिस के जो लूप होल्स हैं, उनको लोग अंडरस्टैंड करके छोड़ना चाहेंगे। इसीलिए उनको फादर ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म कहा गया। जॉन कैल्विन, जो उन्होंने भी जो है इस बात को प्रमोट करने की कोशिश की कि कैसे लोगों तक रिलीजियस वैल्यूज, रिलीजियस आइडियाज को सिंप्लिसिटी से पहुंचाया जाए, क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था वो फर्स्ट क्लियर डिवीजन था रोमन कैथोलिक चर्च में। जैसे एग्जांपल है, निकोलस कॉपरनिकस ने किताब लिखी जिसने प्रूव किया कि सन डिड नॉट मूव अराउंड द अर्थ एवरी 24 आवर्स। उनकी बुक ने रिवील किया कि अर्थ वाज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, तो उसके लिए भी उनको सजा भुगतनी पड़ी। निकोलो मैकियावेली ने देयर इज नो प्लेस फॉर रिलीजन और मोरालिटी इन पॉलिटिक्स, उन्होंने अपनी बुक द प्रिंस में ऐसा लिखा। अब ये तो भाई पूरा बवाल हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई मॉडर्निटी इज ब्रिंगिंग दीज रेडिकल शिफ्ट्स। विलियम शेक्सपियर, ही रोट 37 प्लेज एंड 154 सॉनेट्स। यहाँ पर कालिदास भी थे, यहाँ पर जो है आप अगर कन्नड़ा लिटरेचर की बात करो तो अमोघ वर्षा थे, जैनिज्म में है, और उसके साथ साथ तो मैं कहूँ बाद में अगर आप भक्ति सेंट्स टाइम पीरियड की बात करते हैं, गुरु नानक देव जी की बात करते हैं, तो उस समय भी हमारे यहाँ ग्रेट राइटिंग्स हुई हैं, चाहे फिर वो वर्नाकुलर में हो। सो अमेजिंग हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुए। लेकिन कॉलोनिज्म अगर नहीं आता तो शायद अभी हम वर्ल्ड पावर, और बड़ी वर्ल्ड पावर होते, जो हम बनने जा रहे हैं। So please read the differences. Protestant churches were plain and simple. Catholic churches जो है वो superficial, highly decorated थे. No statues or art, lots of statues. Priest wore plain garments. Priest wore rich garments. Service in vernacular language. They said in Latin. तो वही बात जो मैंने आपसे की, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। With this idea, we are ending this lecture, और हम बात करेंगे पार्ट 2 में कि कैसे चीजें और बदली। सो keep on making your own notes, keep on understanding, make sure that you become smart with efficient work strategy and get success. Thank you very much.